अच्छा, एक सवाल है। क्या कोई किताब मतलब कोई कहानी इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसे छपते ही बैन कर दिया जाए? हम्म। सारी की सारी प्रतियां जब्त कर ली जाएं और उसे इतिहास से जैसे मिटाने की ही कोशिश की जाए। सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये सच है। विचार विचार हमेशा से ही सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही विचार की पड़ताल करने वाले हैं जो एक किताब की शक्ल में सामने आया था। भगवती चरण वर्मा का 1934 में लिखा उपन्यास धुप्पल। हाँ, ये उनका दूसरा ही उपन्यास था और शायद उनकी पहली, जिसे हम कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी किताब। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद इस भूली बिसरी आग उगलने वाली कहानी की तह तक जाना है और ये समझना है कि आखिर अंग्रेज सरकार एक 22 साल के लड़के की इस कहानी से इतनी इतनी क्यों डर गई थी। और इस डर को समझने के लिए मुझे लगता है उस दौर की हवा को महसूस करना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 1930-31 की। उथल पुथल का दौर। बहुत ज्यादा। मतलब सोचिए, भारतीय इतिहास का एक उबलता हुआ दौर था वो। एक तरफ गांधी जी का नमक सत्याग्रह चल रहा था, एक अहिंसक लहर की तरह पूरे देश में फैल रहा था। तो दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथी थे, उनका सशस्त्र संघर्ष भी अपने चरम पर था। वो कह रहे थे कि आजादी सिर्फ बातों से नहीं तो मिलेगी। मतलब हवा में एक बेचैनी थी, एक तनाव था। बिल्कुल। और इसी तनाव के बीच से, इसी उबलते हुए माहौल से धुप्पल उपन्यास का जन्म हुआ। तो चलिए इस माहौल को कहानी के जरिए समझते हैं। हमें ले चलिए उस दुनिया में। कहाँ की कहानी है ये और कौन है इसका इसका नायक? कहानी का कैनवस जैसे बहुत बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है और क्रांतिकारियों का जो गढ़ था उस समय, लाहौर शहर। अच्छा। और इस कैनवस का जो सबसे अहम किरदार है वो है धुप्पल, एक 22 साल का जाट लड़का। और नाम पर गौर कीजिए, धुप्पल। जिसका मतलब है धूप में झुलसा हुआ। एग्जैक्टली। लेखक ने नाम से ही उसका पूरा चरित्र बता दिया है। वो कोई किताबी हीरो नहीं है। वो गांव की मिट्टी, गोबर और पसीने से बना है। न वो पूरी तरह अनपढ़ है, न बहुत पढ़ा लिखा। वो बस एक जीता जागता सवाल है। तो धुप्पल की लड़ाई आखिर है किसके खिलाफ? क्या ये सिर्फ एक लालची जमींदार की कहानी है, जैसा कि उस दौर की कई कहानियों में होता था? यही यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है। वर्मा जी ये नहीं कह रहे कि समस्या कोई एक व्यक्ति है। नहीं, धुप्पल की लड़ाई किसी एक विलन से नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम, एक पूरे तंत्र के खिलाफ है। एक पूरा नेटवर्क। हाँ, एक नेटवर्क। और इस तंत्र में कई पुर्जे हैं। गांव का जमींदार है, ठाकुर साहब, जो अंग्रेजों का वफादार है। एक सूदखोर बनिया है, लाला जी, जो किसानों का खून चूसता है। फिर एक घूसखोर पटवारी है, मुंशी जी, जो कागजों में हेराफेरी करता है। बिल्कुल। और इन सब छोटे छोटे पुर्जों को चलाने वाली जो सबसे बड़ी मशीन है, वो है अंग्रेज सरकार। मतलब ये एक मकड़ जाल है जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आप देखिए कि वर्मा जी ने इस नेटवर्क को कितनी चालाकी से बुना है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठाकुर को अंग्रेज से ताकत मिलती है और अंग्रेज को ठाकुर जैसे लोगों से अपना राज चलाने में मदद मिलती है। ये शोषण का एक सिम्बायोटिक रिश्ता है। यहाँ वर्मा जी अपने समकालीन प्रेमचंद से थोड़ा अलग हट जाते हैं। प्रेमचंद अक्सर एक व्यक्ति के नैतिक पतन को दिखाते हैं, जबकि वर्मा जी यहाँ पूरे सिस्टम के सड़े हुए चरित्र को उजागर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक ठाकुर को हटा भी दें तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम वही रहेगा। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। तो कहानी की वो पहली चिंगारी वो कहाँ से भड़कती है? कहानी की शुरुआत बहुत ही जमीनी और असली है। एक सीन है, धुप्पल अपने बाप के साथ जेठ की दोपहरी में खेत जोत रहा है। पसीना बह रहा है, मेहनत हो रही है, और तभी उन्हें लगान का नोटिस मिलता है। लगान बढ़ा दिया गया है। दुगना कर दिया गया है। और ये एक छोटी सी घटना पूरे उपन्यास की दिशा तय कर देती है। और यहीं पे बाप बेटे के बीच की बातचीत में पीढ़ियों का टकराव भी साफ दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल। बाप, जो पूरी उम्र गुलामी और डर में जी चुका है, वो कहता है, चुपचाप दे देंगे बेटा, क्या करें, सरकार से कौन लड़ेगा। ये वो पीढ़ी है जिसने व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। लेकिन धुप्पल सवाल करता है। वो बहुत मासूमियत से, लेकिन बहुत तीखा सवाल पूछता है। बापू, हम ही क्यों दें? ये जमीन हमारी, मेहनत हमारी, अंग्रेज तो यहाँ पैदा भी नहीं हुए। और बाप डर जाता है। डर जाता है, कहता है, चुप रह, मार डालेंगे। ये नई पीढ़ी है जो अब सवाल पूछने से डर नहीं रही। और फिर उसी रात एक ऐसा वाकया होता है जो इस सवाल को गुस्से की आग में बदल देता है। सही कहा आपने।
ठाकुर साहब की हवेली में जश्न हो रहा है, नाच गाना चल रहा है। धुप्पल छिपकर देखता है कि ठाकुर साहब एक अंग्रेज अफसर के साथ शराब पी रहे हैं और वो अंग्रेज अफसर हंसते हुए नशे में धुत होकर कहता है, ठाकुर साहब, इन गंवारों को जितना दबाओगे उतना ही दूध देंगे। वो आपको इंसानी नहीं समझ रहे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब ये लड़ाई पैसे या लगान की नहीं रही, ये आत्मसम्मान यानी इज्जत की लड़ाई बन गई है। उस अफसर का एक वाक्य धुप्पल को ये एहसास करा देता है कि उसकी पहचान एक किसान या एक इंसान की नहीं, बल्कि एक दुधारू जानवर की है जिसे सिर्फ निचोड़ा जा सकता है। और यहीं से उसके अंदर का लावा उबलना शुरू होता है। और ये लावा अगले ही दिन पंचायत में फटता है। हाँ, अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई जाती है। सब चुप हैं, डरे हुए हैं, लगान देने को तैयार हैं। तभी 22 साल का धुप्पल खड़ा होता है और चिल्लाता है, लगान नहीं देंगे। नमक अपना है, चूल्हा अपना है, फिर टैक्स क्यों? ये तो गांधी जी के दांडी मार्च की गूंज है जो इस छोटे से गांव में सुनाई दे रही है। बिल्कुल, ये महज एक लड़के का गुस्सा नहीं है, ये एक राजनीतिक चेतना की पहली आवाज है। इस पर ठाकुर साहब का तो पारा चढ़ जाता होगा। आग बबूला वो धुप्पल को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारता है, ये दिखाने के लिए कि बगावत का अंजाम क्या होता है। और यही कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। कोई भी सोचेगा कि थप्पड़ खा के लड़का डर जाएगा, चुप हो जाएगा, लेकिन धुप्पल अपना गाल सहलाता है, मुस्कुराता है और ठाकुर साहब की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब की बार हमारा थप्पड़ पड़ेगा। वाह, वो मुस्कुराहट, वो उस एक थप्पड़ से ज्यादा जोरदार थी। बिल्कुल, वो डर पर जीत का ऐलान थी। उसने दिखा दिया कि शारीरिक हिंसा उसे झुका नहीं सकती। वो अब पीड़ित नहीं है, वो एक विद्रोही बन चुका है। इसके बाद तो उसका रास्ता ही बदल जाता है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या जेल उसे तोड़ पाती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जेल उसे वो बना देती है जिससे सरकारें सबसे ज्यादा डरती हैं, एक जागरूक क्रांतिकारी। अच्छा। हाँ, सरकार सोचती है कि जेल उसे सुधार देगी, लेकिन जेल उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बन जाती है। वहां उसकी मुलाकात भगत सिंह के क्रांतिकारी साथियों से होती है। तो मतलब उसका जो व्यक्तिगत अपमान था, उसे अब एक राजनीतिक मकसद मिल गया। एग्जैक्टली। अब तक उसका गुस्सा सिर्फ भावनात्मक था, अब उसे एक राजनीतिक विचारधारा मिलती है। वो समझता है कि आज़ादी क्या है, समाजवाद क्या है और क्रांति क्यों जरूरी है। वो लोग उसे किताबें देते हैं, उससे बहस करते हैं। उसका गुस्सा अब एक सोची समझी लड़ाई में बदल रहा है। एकदम सही। जेल उसे तोड़ती नहीं, उसे गढ़ती है। और ये वर्मा जी का उस दौर की न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तंज है। वो दिखा रहे हैं कि दमन की कोशिश अक्सर विद्रोह को और भड़का देती है। और भगत सिंह के साथियों का जिक्र इस कहानी को उस दौर के असली आंदोलनों से भी जोड़ देता है। हाँ, जिससे ये किताब और भी ज्यादा प्रामाणिक और सत्ता के लिए खतरनाक बन जाती है। जेल से छूटकर वो गांव वापस नहीं जाता, वो सीधा लाहौर पहुंच जाता है। हाँ, जो उस समय क्रांतिकारियों का एक बड़ा गढ़ था और लाहौर में उसका पूरा रूपांतरण होता है। वहां उसे किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि असली ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि बम कैसे बनाना है, पिस्तौल कैसे चलानी है, गुप्त मीटिंगें कैसे करनी है। जिस लड़के के हाथ में कल तक हल था, आज वो पिस्तौल चलाना सीख रहा है। हल जो जीवन देता है, उसकी जगह रिवॉल्वर ने ले ली है, जो अन्याय का अंत करेगी। वो एक किसान से पूरी तरह एक सैनिक बन जाता है। हाँ, उसका व्यक्तिगत संघर्ष अब एक सामूहिक और संगठित क्रांति का हिस्सा बन चुका है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जो बहुत तेज और विस्फोटक है। धुप्पल गांव लौटता है, लेकिन अब उसके हाथ में हल नहीं, रिवॉल्वर है। बिल्कुल। वो रात में ठाकुर साहब की हवेली पर हमला करता है, जबरदस्त गोलीबारी होती है और ठाकुर साहब मारा जाता है। बदला पूरा हुआ। लेकिन कहानी अभी बाकी है। पुलिस आ जाती है। धुप्पल खेतों की तरफ भागता है, उन्हीं खेतों की तरफ जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन पुलिस की एक गोली उसके सीने में लग जाती है और वो गिर जाता है। और कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी। एक और शहीद, एक और नाकाम विद्रोह की कहानी। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी तो अब शुरू होती है। हाँ, उपन्यास की असली ताकत इसकी क्लाइमैक्स में नहीं, बल्कि क्लाइमैक्स के बाद जो होता है उसमें है। धुप्पल खेत में गिरता है, मुंह से खून बह रहा है, अपनी आखिरी सांस में वो चिल्लाता है, हम मर जाएंगे पर लगान नहीं देंगे, हमारा नमक हमारा है, और वो मर जाता है। ये सिर्फ मौत नहीं, एक बयान है। ये एक राजनीतिक बयान है, और ये बयान जैसे ही गांव में फैलता है, कुछ अप्रत्याशित होता है।
धुप्पल की मौत की खबर किसानों में डर नहीं बल्कि हिम्मत भर देती है। अच्छा। हाँ, एक एक करके गांव के सारे किसान अपने लगान के कागज बाहर निकालते हैं और उन्हें जलाना शुरू कर देते हैं। जो डर सालों से उनके दिलों में बैठा था, वो धुप्पल की कुर्बानी की आग में जलकर राख हो जाता है। विद्रोह की जो चिंगारी धुप्पल ने लगाई थी, वो अब पूरे इलाके में आग बनकर फैल जाती है। उपन्यास की आखिरी पंक्तियां वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हाँ, लेखक लिखते हैं धुप्पल मर चुका था, पर उसकी लाश के ऊपर से गुजरने वाली हर हवा में अब विद्रोह की बू आ रही थी और गांव-गांव में नए धुप्पल पैदा हो रहे थे। क्योंकि धुप्पल एक नाम नहीं था, धुप्पल एक चीख थी। धुप्पल एक नाम नहीं था, धुप्पल एक चीख थी। वाह! तो इस सब का मतलब साफ है। अंग्रेज सरकार कहानी से नहीं, एक किरदार से नहीं, बल्कि उस विचार से डर गई थी जो ये कहानी फैला रही थी। और वो विचार बेहद सरल और शक्तिशाली था कि आप एक व्यक्ति को मार सकते हैं, आप एक धुप्पल को गोली मार सकते हैं, लेकिन आप उस विचार को, विद्रोह की उस चिंगारी को नहीं बुझा सकते। एक धुप्पल मरेगा तो हजारों नए पैदा होंगे। बिल्कुल, ये विचार सत्ता के लिए किसी बम से ज्यादा खतरनाक था। इसीलिए इस किताब को इतनी खतरनाक माना गया और इसे तुरंत बैन कर दिया गया। इसकी सारी प्रतियों को जब्त कर लिया गया। ये दुख की बात है कि आज ज्यादातर लोग इस उपन्यास को भूल चुके हैं। इस साहित्य के इतिहास में कहीं कहीं खोसा गया है। लेकिन इसकी कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी सिर्फ 1930 के भारत की नहीं है। ये अन्याय और सत्ता पर सवाल उठाने के उस सार्वभौमिक विषय को छूती है जो हर दौर में, हर समाज में मौजूद रहा है। सही बात है। यह दिखाती है कि कैसे दमन और शोषण अपने ही विनाश के बीज बोते हैं। आप लोगों को जितना दबाएंगे, उनके अंदर से उतना ही बड़ा प्रतिरोध पैदा होगा। धुप्पल की चीख किसी एक समय या एक जगह तक सीमित नहीं है, वो हर उस जगह सुनाई देती है जहां अन्याय होता है। उपन्यास के अंत में लेखक ने एक सवाल पूछा है जो शायद उन्होंने 1934 में अपने पाठकों से पूछा था, लेकिन वो आज भी हवा में तैर रहा है। और हम उसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी तरह के अन्याय को चुपचाप सह रहा है। लेखक पूछते हैं, तुमने कभी अपने धुप्पल को जगाया है क्या, या अभी भी चुपचाप लगान दे रहे हो?